Good morning, friends. I am Dr. Anil Kumar, working as an Assistant Professor of Geography, Government College for Women, Tosam. Today our topic is interaction of EMR. It means electromagnetic radiation with atmosphere. लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन. इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर ऑफ ईएमआर. जैसे कि आप सभी को पता है कि रिमोट सेंसिंग का जो अगर बात करें हम तो बेसिक सोर्स क्या है रिमोट सेंसिंग का, वो है सन. सन इज द मेन सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट्स कॉल्ड ईएमआर. जो ईएमआर है वो सन के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है. जैसे ही यह रेडिएशन ट्रांसमिट की होती है सन से, उस दौरान यह एटमॉस्फेयर में दो टाइम होकर गुजरती है. एक बार तो जब यह सन से अर्थ सरफेस तक आती है तब एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है. दूसरी तब जब यह ऑब्जेक्ट से टकराकर दरातीले ऑब्जेक्ट से टकराकर सैटेलाइट के पास जाती है तब यह एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है. इट मीन्स ट्वाइस ए टाइम इट्स पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर. Interaction of the direct solar radiation and reflected radiation from the target with the atmospheric constituents interference with the process of remote sensing are called as a atmospheric window. The interaction of EMR with the atmosphere is important to remote sensing for main two reason. इसके दो कारण हैं. फर्स्ट इसमें ये है आपका कि जो भी इंफॉर्मेशन ईएमआर के द्वारा रिफ्लेक्टेड या एमिट की जाती है अर्थ सरफेस के थ्रू, वह ट्रैवलिंग के दौरान एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स है, गैसेस है, उसके द्वारा वो मॉडिफाई हो जाती है. दूसरा ये है कि जब ईएमआर का इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन एटमॉस्फेयर के बारे में हमें यह बताती है कि एटमॉस्फेयर में किस तरह की जो डस्ट पार्टिकल है, गैसेस हैं, किस और कैसी कैसी इंफॉर्मेशन वहाँ पर उपलब्ध है, उस सभी के बारे में हमें यह ईएमआर इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर में बताने का प्रयास करती है. फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर forms a internal part of the remote sensing which is based the analysis of spatial data. The incoming radiation gets affected by the particle of various size and gases present in the atmosphere. जो इनकमिंग रेडिएशन हो रही ईएमआर है वह डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं और गैसेस हैं और उसके द्वारा वो इफेक्ट होती है. और इसी की वजह से ही ये जो इमेज है आपकी, हमें सैटेलाइट इमेज के द्वारा सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज मिलती है उसमें ब्राइटनेस और कलर में इफेक्ट पड़ता है. अगर हम इसकी फिजिकल प्रोसेस की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन करती है, तो यह तीन प्रकार की से एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन करती है, प्रक्रिया करती है. इसमें फर्स्ट आपका है स्कैटरिंग, सेकंड एब्जॉर्प्शन और तीसरा है रिफ्लेक्शन. फर्स्ट स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग इसको हम कहते हैं. स्कैटरिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो सन की रेडिएशन आ रही है तो आपको देखोगे कि एटमॉस्फेयर में जैसे कि आपको पता है बहुत सारे गैसेस हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जिस वजह से जो रेडिएशन इन गैसेस से टकराती है तो वो डिफरेंट टाइप से वो स्कैटर होती है. और यही स्कैटरिंग इमेज कॉन्ट्रास्ट को प्रभावित करती है, जिससे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग है वो तीन टाइम की होती है और स्कैटरिंग डिपेंड करती है आपके टाइम के ऊपर और सीजन के ऊपर.
पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर सीजन में कभी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। इसके अलावा जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकुलर्स जो मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनके साइज के ऊपर। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन के वेवलेंथ के ऊपर। और थर्ड आपका डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की गहराई कितनी है जिससे कि जो एनर्जी है वो आपकी ट्रेवल कर रही है। इन बातों पर भी वह डिपेंड करती है। जो स्कैटरिंग है वो आपकी 3 टाइप की होती है थ्योरेटिकली डिफाइन करें तो। वो है फर्स्ट रिले स्कैटरिंग, सेकंड मास स्कैटरिंग और थर्ड है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। फर्स्ट रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग जो है वो पर्टिकुलरली रिले स्कैटरिंग predominant where the electromagnetic radiation interact with the particles that are smaller than the wavelength of the incoming radiation। कि जो पर्टिकुलर का साइज होता है जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनका साइज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के साइज से ये हम छोटा होता है ये कह सकते हैं। तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि जो डायमीटर ऑफ द पर्टिकुलर्स आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जैसे कि पता है आपको शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर मोर देन द लॉन्गर वेवलेंथ। जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कैटरिंग करती है लॉन्गर वेवलेंथ की तुलना में। अगर इन द एब्सेंस ऑफ दिस पार्टिकल्स, अगर ये पार्टिकल्स ना हो एटमॉस्फेयर में तो एंड स्कैटरिंग द स्काई, और इस तरह की स्कैटरिंग हो तो स्काई वुड बी ब्लैक। तो जो स्काई हमारा है वो कैसे दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। जो स्कैटरिंग है वो बेसिकली मेन काज होती है डिस्टोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिफ्लेक्टेड विच डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रल डिस्टोर्शन होते हैं, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको रिले स्कैटरिंग है वो प्रभावित करती है। द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्स रिलेटेड टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडिएशन वेवलेंथ। कि जो रेडिएशन वेवलेंथ की फोर्थ पावर है स्कैटरिंग उसके इनवर्सली रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ 0.4 माइक्रोमीटर है कि जो और जो 16 टाइम स्कैटर होती है इन नियर इंफ्रारेड रीजन में जिसकी वेवलेंथ है 0.8 माइक्रोमीटर, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका मास स्कैटरिंग। Mass scattering occurs when the wavelength of the incoming radiation diameter है approximately equal to the size of the atmospheric particles। कि जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होते हैं उसके बराबर में इनकमिंग रेडिएशन की वेवलेंथ उसके इक्वल होती है, तब मास स्कैटरिंग होती है। दीज आर काज, जो ये स्कैटरिंग होती है बेसिकली एरोसोल की वजह से होती है। एरोसोल क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट। और बेसिकली ये जो मास स्कैटरिंग होती है वो लोअर एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में प्रेडोमिनेटेड होती है। इट इन्फ्लुएंस द एंटायर स्पेक्ट्रल रीजन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड रीजन को यह बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि अल्ट्रावायलेट एंड टू नियर इंफ्रारेड रीजन को बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड आपका है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। This type of scattering occur when the particular size is much larger than the wavelength of the incoming radiation। कि जो पर्टिकुलर का साइज है वो बहुत इनकमिंग रेडिएशन की जो डायमीटर उससे बड़ा होता है, यानी कि इसके 10 टाइम से ज़्यादा बड़ा होता है। जो वेवलेंथ होती है वेवलेंथ से 10 गुना बड़ा होता है डायमीटर का साइज, तब इस नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है। पार्टिकल responsible for this effect are water droplets, large dust particles। इसके लिए जो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है उसके मुख्य उत्तरदायी कारक है आपके वाटर ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। अगर
द नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का बात करें हम, तो जिस एरिया में नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है वहाँ पर हमें जो बादल है वो वाइट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो आपका है वो है एजॉप्शन। इसको हम एटमॉस्फेरिक एजॉप्शन भी कह सकते हैं। पहले हम बात कर रहे थे स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग आपकी तीन टाइप की होती है, रिले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सेकंड जो आपका है वो है एजॉप्शन। इसको हम एटमॉस्फेरिक एजॉप्शन भी कहते हैं। The gaseous molecules present in the atmosphere strongly absorb the EMR passing through the atmosphere in certain spectral band। कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं। गैसेस क्या करती हैं, जैसे ही रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनसे होकर गुजरती है तो वो गैसेस इस रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बेसिकली तीन टाइप की गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। फर्स्ट ओजोन। ओजोन एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी, इट मीन्स शॉर्ट वेवलेंथ के सारी की सारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। अगर आपकी जिस एरिया में ओजोन पाई जाती है वहाँ पर वो काफ़ी उस एरिया को प्रभावित करती है। जैसे कि आपको पता है कि ओजोन एक तरह से हार्मफुल गैसेस है, जो ओजोन एक तरह की गैसेस आवरण है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यह ओजोन गैस ना हो तो डिफरेंट टाइप के जो स्किन बर्न्स है और बहुत सारी स्किन डिजीज है जो सन की लाइट की वजह से होती है वो होना शुरू हो जाती है। रिमोट सेंसिंग में आपको पता है कि जो ओजोन लेयर का जो ओजोन पोर्शन है उसका सिर्फ 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर की जो वेवलेंथ है उसी का प्रयोग रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। नेक्स्ट आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट in remote sensing as effectively absorb the radiation in mid and far infrared region of the spectrum। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मिड से फार इंफ्रारेड रीजन के बीच के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। दिस स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्प्शन इन द रीजन फ्रॉम, जो यह स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली 13 से 17.5 माइक्रोमीटर, वेयर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन आर बैंड 5.5 से 7 माइक्रोमीटर एंड अबोव 27 माइक्रोमीटर। Absorption relatively reduce the amount of light that reach our eyes making the scenes look relatively duller। कि absorption है आपकी जो आँखों की जो लाइट होती है उसको काफ़ी डलर बना देती है। अगर जिस एरिया में आपको absorption अधिक होगी तो वहाँ से की जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो इमेज काफ़ी डलर टोन होती है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो एटमॉस्फेरिक विंडो है, एटमॉस्फेरिक विंडो एब्जॉर्प्शन के कारण ही बनती है। जैसे कि हमने पहले बताया, पिछले स्लाइड में जिक्र किया कि वायुमंडल में 3 टाइप की गैसें हैं वो पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है EMR आ रही है वो कुछ हिस्से में ब्लॉक हो जाती है, जिसका प्रयोग हम रिमोट सेंसिंग में नहीं कर सकते। हम जिस हिस्से का प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस हिस्से का प्रयोग हम रिमोट सेंसिंग में करते हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। द रीजन ऑफ बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर नॉट सेवरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, यानी कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के वह बैंड जो एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन से प्रभावित नहीं होते और उन बैंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरी तरह से ट्रांसमिट हो जाती है और रिमोट सेंसिंग के लिए वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, उसे हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। एटमॉस्फेरिक विंडो आर प्रेजेंट इन द विजिबल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर एंड इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और
जो अगर हम बात करें माइक्रोवेव रीजन की, माइक्रोवेव रीजन में जो एटमॉस्फेरिक विंडो है वो है 3 से 5 माइक्रोमीटर एंड 8 से 15 माइक्रोमीटर के बीच। वैसे बेसिकली देखिए तो हम जो इसकी वेवलेंथ है माइक्रोमीटर की वो है 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, परंतु कुछ ही बैंड है माइक्रो रीजन के जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती और जिसका उपयोग रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। वो है आपके 3 से 5 मिलीमीटर तक और सॉरी 3 से 5 और 8 से 12 मिलीमीटर तक। दिस डायग्राम शो द एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो में जैसे कि जो कलर्ड पार्ट है आपके, अगर हम फर्स्ट इनके देखें तो ये जो कलर पार्ट है ये आपके रिमोट सेंसिंग बैंड है जिसमें हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। और जो जहाँ जहाँ गैसेज दे रखे हैं, जहाँ जहाँ व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके ब्लॉक रीजन है जहाँ पर एनर्जी है, रेडिएशन है, वो ब्लॉक हो रही है, जिसका यूज़ हम रिमोट सेंसिंग में नहीं कर पा रहे। तो उसी तरह जैसे आप नीचे देखोगे ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ब्लू ब्लू सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, वो सारा का सारा ब्लॉकिंग एरिया है जहाँ से आपकी रिमोट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ब्लॉक हो रही है, जिसका हम प्रयोग हम रिमोट सेंसिंग में नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रही है अर्थ सरफेस की तरफ एटमॉस्फेयर के होते हुए, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स गैसेस होते हैं, जिस वजह से जो रेडिएशन है अपने पाथ से हटकर दूसरे पाथ में मतलब चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन दैट इज बेंडिंग ऑफ EMR रेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर। जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में EMR ट्रांसमिट होती है तो वो है बेंडिंग हो जाती है, और इसी वजह से जो हमें सैटेलाइट इमेज में जो टोन मिलती है या ऑब्जेक्ट की जो करेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्टेंस मिलती है उसमें काफ़ी डिस्टोर्शन आ जाता है। दिस वेरिएशन इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर विच इज टर्न काजेज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। जो इसका मुख्य कारण, जैसे कि जो बेंडिंग की अगर बात करें हम रेज की, इसका मुख्य कारण डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर है कि बहुत सारे लेयर हैं जो एटमॉस्फेयर पाई जाती है, उसकी वजह से ही जो बेंडिंग है वो बहुत अधिक होती है। द मोस्ट कॉमन फिनोमिना आर द मिरेज लाइक अप्रोप्रिएट समटाइम विजिबल इन द डिस्टेंस ऑन हॉट समर डेज। थैंक्स।